देखो अपना चल रहा था धातु निष्कर्षण। हमने पढ़ा था सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। अब हम पढ़ेंगे सक्रियता श्रेणी में बीच में जो धातुएं आती है, यानी सक्रियता श्रेणी के मध्य में आने वाली धातुओं का धातु निष्कर्षण। देखो आपको पीछे वर्गीकरण में भी बताया था, ये जो धातुएं होती हैं, कौन सी धातुएं सक्रियता श्रेणी के जो बीच में आती हैं, ये सल्फाइड तथा, वैसे तीनों रूपों में मिल रही थी, ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट, किंतु यहाँ ऑक्साइड में तो बदला ही जाता है इनको बाद में। तो यहां मैं जिक्र करता हूं कि ये धातुएं सल्फाइड तथा कार्बोनेट एस्टों के रूप में मिलती है। किसके रूप में मिलती हैं? ज्यादातर ये मिलती हैं सल्फाइड और कार्बोनेट एस्ट के रूप में। अब देखो एक सिद्धांत होता है कि ऑक्साइड होता है, ऑक्साइड यानी धातु ऑक्साइड बोल दो, धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना क्या होता है? सरल होता है। किंतु धातु सल्फाइड और धातु कार्बोनेट से धातु प्राप्त करना क्या होता है? कठिन। इसके लिए हम क्या चीज अपनाते हैं कि जो अपना धातु सल्फाइड है, क्या है? धातु सल्फाइड या धातु जो कार्बोनेट होता है उसको हम धातु ऑक्साइड में बदल देते हैं। देखो ये जो धातुएं होती हैं मुख्य रूप से किस रूप में मिलती हैं? ये मिलती हैं सल्फाइड एस के रूप में और कार्बोनेट एस्टों के रूप में। किंतु सल्फाइड और कार्बोनेट की बजाय धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना क्या होता है? सरल। तो हम क्या काम करते हैं कि धातु सल्फाइड और धातु कार्बोनेट होता है उसको धातु ऑक्साइड में बदलते हैं पहले, और धातु ऑक्साइड में बदल दिया तो धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना क्या है? आसान। तो देखो जो अपना धातु सल्फाइड तथा धातु कार्बोनेट होता है उसको दो रूपों में बदला जाता है। पहला प्रक्रम होता है अपना निस्तापन। कभी कभी अंतर भी पूछ लेता है कि निस्तापन तथा भर्जन में क्या अंतर? एक साइड में मैं निस्तापन कर रहा हूं और दूसरी प्रक्रिया इसकी भर्जन की। देखो निस्तापन क्या होता है? निस्तापन होता है कि कार्बोनेट एस्टों को, वैसे हम ऑक्साइड एस्ट भी कर सकते हैं, कभी कभी देखो ऑक्साइड के साथ जल जुड़ा हुआ मिलता है, उसको निकालने के लिए निस्तापन ही किया जाता है। कई बुकों में मिलता है आपको कि जल योजित ऑक्साइड तथा कार्बोनेट एस्टों का, किंतु अपने सिलेबस में सिर्फ कार्बोनेट किया हुआ है, जबकि किसका किया जाता है? जल योजित ऑक्साइड, यानी जिस ऑक्साइड के अंदर जल जुड़ा हुआ है, या कार्बोनेट या कार्बोनेट एस्ट है या जल योजित ऑक्साइड एस्ट। कि कार्बोनेट एस्टों को O2 की अनुपस्थिति में, यानी वायु की अनुपस्थिति में, वायु में O2 तथा N2 होती है, N2 अग्रिय है, तो जहां वायु शब्द आता है वहां O2 शब्द यूज करते हैं। कार्बोनेट एस्टों को O2 की अनुपस्थिति में कम ताप पर गर्म करते हैं। क्या करते हैं? कम ताप पर क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। जिससे क्या होता है कि जो धातु कार्बोनेट होता है, कौन होता है? धातु जो कार्बोनेट होता है वो धातु ऑक्साइड में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? कि धातु जो कार्बोनेट होता है वो धातु ऑक्साइड में बदल जाता है। अभिक्रिया के द्वारा बता दूं आपको, ये कार्बोनेट एस्ट जिंक कार्बोनेट है, वैसे केलामाइन बोलते हैं इसको। क्या है? कार्बोनेट एस्ट। इस कार्बोनेट एस्ट को हम गर्म करेंगे कम ताप पर, तो क्या होगा? ये ZnO प्लस CO2 में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? ZnO प्लस CO2 में बदल जाएगा। इस पूरे प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? निस्तापन। आपको पूछ ले कि निस्तापन किसे कहते हैं, तो हम निस्तापन की परिभाषा क्या देंगे? देखो जो लिखा हुआ है कि जब कार्बोनेट एस्टों को, क्योंकि अब हमें परिभाषा लिखनी है, तो हम क्या कहेंगे कि जब कार्बोनेट एस्टों को O2 की अनुपस्थिति में कम ताप पर गर्म किया जाता है तो धातु कार्बोनेट धातु ऑक्साइड में बदल जाता है। यह प्रक्रिया निस्तापन कहलाती है। किसको कहेंगे निस्तापन?
कि जब कार्बोनेट अयस्कों को O2 की अनुपस्थिति में कम ताप पर गर्म किया जाता है तो धातु कार्बोनेट धातु ऑक्साइड में बदल जाता है। यह प्रक्रम क्या कहलाता है? निस्थापन कहलाता है। अभिक्रिया दी हुई आपके ZnCO3 दिया हुआ, ZnO में बदल गया, यानी ये धातु है और ये ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड, और ये CO2 बाहर निकल गया। वर्जन जस्ट उल्टा है इसका। ये कार्बोनेट का था, दूसरा एस कौन सा बचा अपना? सल्फाइड। कि जब सल्फाइड अयस्कों को क्या, जब सल्फाइड अयस्कों को O2 की अनुपस्थिति, तो यहां क्या कहेंगे? O2 की उपस्थिति, O2 की उपस्थिति में, अनुपस्थिति में था, ये कम ताप पर था, तो यहां लिखेंगे उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो धातु सल्फाइड, तो धातु सल्फाइड धातु ऑक्साइड में, धातु ऑक्साइड में बदल जाता है। ये जैसे अपना ZnS जिंक ब्लेड बोलते हैं इसको, वैसे जिंक सल्फाइड होता है रासायनिक नाम, जनरली नेम क्या है इसका? जिंक ब्लेड। इसको O2 के साथ गर्म करेंगे किंतु O2 दे, तो किसमें? ZnO बनाना अपने को, ZnO बन गया, ये SO2 के रूप में बाहर निकलेगा, गैस तो निकल गई। संतुलित करेंगे तो S का इधर एक है, इधर एक है, कोई दिक्कत नहीं। Zn का एक एक, O के इधर 2 3 है और इधर कितने हैं? तो यहाँ 2 लगाएं तो 4, यहाँ लगाएं तो 2 दूनी 4, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 और यहाँ 2 लगाओगे तो ऑक्सीजन के तो संतुलित हो गए, हो गया ऑक्सीजन के संतुलित हो गए। 2 लगा दिया, यहाँ पर 2 लगाते क्या हो गया? Zn के 2 हो गए, Zn संतुलित नहीं हुआ, O हो गया, O के 2 और 2 4, यहाँ O के 2 दूनी 4, किंतु Zn के कितने हो गए? 2, Zn के 2 हो गए, तो यहाँ हम 2 नहीं लगे। तो यहाँ O को दूसरे तरीके से संतुलित करेंगे, 3 दूनी 6, 6 हो गया और 2 ये, तो 2 यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ, 2 यहाँ लगा दिया तो Zn के 2 हो गए, S के 2 हो गए। अब बचा अपने पास O के 3 दूनी 6, इधर 2 और 2 दूनी 4, 4 और 2 6 हो गए, ये संतुलित हो गए भैया। 2ZnS प्लस 3O2 2ZnO प्लस। तो आपको पूछता है निस्थापन किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, तो हम क्या कहेंगे कि जब कार्बोनेट अयस्कों को, क्या कहेंगे कि जब कार्बोनेट अयस्कों को O2 की अनुपस्थिति में कम ताप पर गर्म किया जाता है तो धातु कार्बोनेट धातु ऑक्साइड में बदल जाता है। यह प्रक्रिया निस्थापन कहलाती है और अभिक्रिया ये। वर्जन की परिभाषा देंगे तो कि जब सल्फाइड अयस्कों को O2 की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो धातु सल्फाइड धातु ऑक्साइड में बदल जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह प्रक्रिया भर्जन कहलाती है। ये भर्जन और ये निस्थापन। परिभाषा तो ये आ गई। अंतर पूछ लेता तो अंतर आपकी आंखों के सामने पॉइंट बना दो, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, ये 3 पॉइंट, ये 4 पॉइंट, ये 5 पॉइंट, 1 पॉइंट, 2, 3, 4 और 5। ध्यान रखना अभिक्रिया जरूर लिखना अंतर में भी। तो अंतर पूछेगा तो ये कार्बोनेट अयस्कों का होता है, ये सल्फाइड अयस्कों का होता है, ये O2 की अनुपस्थिति में होता है, ये O2 की उपस्थिति में होता है, ये कम ताप पर होता है, ये उच्च ताप पर होता है। इसमें धातु कार्बोनेट ये छोड़ सकते हो अंतर की टाइम पे अभिक्रिया, ठीक है। और वैसे लिखना चाहो तो ये उदाहरण में ले लोगे, यानी 5वां पॉइंट में बना करके 4 अंतर हो गए और ये क्या जाएगा उदाहरण। इसमें धातु कार्बोनेट धातु ऑक्साइड में बदलता है और इसमें धातु सल्फाइड धातु ऑक्साइड में बदलता है। तो ये अपना क्या हुआ? निस्थापन और वर्जन की परिभाषा हुई। निस्थापन और वर्जन में क्या हुए? अंतर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे पूछ लेता निस्थापन किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरण लिखिए, या ये पूछ लेगा वर्जन किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। एक पूछेगा निस्थापन तथा वर्जन में कोई 2 अंतर या कोई 4 अंतर, या निस्थापन तथा वर्जन में उदाहरण सहित अंतर।
तो अंतर आ जाए तो आपको टेबल बना करके अंतर देना है। क्या करना है, टेबल बना देनी ऐसे और अंतर देना है जैसे लिखे हुए बोर्ड। ठीक है, अब देखो आगे। अब जो ये धातु ऑक्साइड प्राप्त हुआ है इसको हम धातु में बदलेंगे, यानी धातु में अपचयन करेंगे। तो देखो धातु ऑक्साइड का, ये जो धातु ऑक्साइड बना है, धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन, धातु में अपचयन। धातु ऑक्साइड को किस में चेंज करो, धातु में चेंज करो। धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन। चलो धातु ऑक्साइड को धातु में अपचयन करने के लिए हमें क्या चाहिए, अपचय। कि जब धातु ऑक्साइड को अपचय के साथ गर्म करते हैं, किसके साथ, अपचय के साथ हम गर्म करते हैं तो धातु ऑक्साइड धातु में अपचयित हो जाता है। क्या कहेंगे कि जब धातु ऑक्साइड को उपयुक्त अपचय के साथ गर्म किया जाता है, कोई भी जो जिसके लिए कामयाब हो, कि धातु ऑक्साइड को अपचय के साथ हम गर्म करते हैं तो धातु ऑक्साइड किस में बदल जाता है, धातु में बदल जाता है या धातु में अपचयित हो जाता है। ये अपचय लिए जाते हैं कार्बन, कोक, एल्युमिनियम, वैसे लिए और भी जाते हैं, मुख्य रूप से ये दो ही। आपको पूछ रहे धातु ऑक्साइड को धातु में अपचयित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले किन्हीं दो अपचयक पदार्थों के नाम लिखिए। तो पहला क्या लिखोगे, कोक, कोष्टक में सी, और फिर लिखोगे दूसरा एल्युमिनियम, कोष्टक में लिखोगे एल। ठीक है, तो देखो यहां हम के भी ले सकते हैं, एन ए भी ले सकते हैं, सी ए भी ले सकते हैं, एम जी भी ले सकते हैं, किंतु जनरली आपको दो ये जरूर याद रखने, आगे वाले याद रहें या ना रहें। तो देखो अभिक्रिया के द्वारा बताता हूं। अपने पास ये धातु ऑक्साइड हमने पीछे से प्राप्त किया था Zn, इसकी क्रिया हमने कोक से, कार्बन से करवा दी, इसको गर्म किया। वैसे इस प्रक्रम को प्रगलन बोलते हैं, आपके सिलेबस में नहीं दिया गया। ये जो प्रक्रिया करवाते हैं कौन सी, धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन, इस प्रक्रम को हम क्या बोलते हैं, प्रगलन बोलते हैं, प्रगलन। ठीक है ना, पिघलाना कंडीशन होती है। Zn को C के साथ गर्म करते हैं तो Zn धातु आ जाती है और CO बाहर निकल जाता है। ठीक है, यानी धातु ऑक्साइड किसमें अपचयित हो गया, धातु में अपचयित हो गया। ये अभिक्रिया आपको याद रखना कि क्या होता है जब Zn को कोक के साथ गर्म करते तो Zn में अपचयित हो जाता है। अगला ऑक्साइड जैसे हम MnO2 ले रहे हैं, मैग्नीज डाई ऑक्साइड ले रहे हैं, ये सॉलिड कंडीशन में होता है और इसके साथ हम एल्युमिनियम को गर्म करते हैं, एल्युमिनियम के साथ इसको गर्म करते हैं, ये मान लो ये भी सॉलिड होता है। तो देखो इसमें धातु कौन है, धातु ऑक्साइड में Mn है, तो धातु ऑक्साइड Mn में ध्यान रहे ये धातु पिघली हुई अवस्था में प्राप्त होती है। ये दोनों अभिक्रिया नीचे जो आप करवाऊंगा ये अत्यधिक उष्मा वाली अभिक्रिया, इसमें बहुत अधिक उष्मा निकलती है तथा धातु ठोस अवस्था में प्राप्त नहीं होती है, लिक्विड पिघली हुई अवस्था में प्राप्त होती। अब Al के साथ कौन जुड़ जाएगा, O, और Al का O से क्या संबंध है, Al2O3 के रूप में। इस O के साथ जुड़ता है तो इसी रूप में जुड़ता है। संतुलित कर दो, O के कितने हैं 2, इधर कितने हैं 3, तो एक बार इधर कितने कर दो, मैं 2 कर दो, 3 दूनी 6, इधर कितने करने पड़ेंगे, 3 करने पड़ेंगे, 3 दूनी 6, हो क्या हो गए। अब Mn के इधर कितने करने पड़ेंगे, 3, Al के 4, ये संतुलित। देखो MnO2 को Al के साथ गर्म करते हैं, ये जो लगाए आगे 3 4 2, ये क्या है, संतुलित करने के लिए। तो MnO2 Al के साथ गर्म किया, Mn किस अवस्था में हुआ, पिघली हुई अवस्था में, इसमें अत्यधिक उष्मा बाहर निकली। इस उष्मा के कारण Mn किस अवस्था में प्राप्त हुआ, पिघली हुई अवस्था में। लिखे तो कैसे लिखे कि जब मैग्नीज ऑक्साइड को एल्युमिनियम के साथ गर्म किया जाता है तो मैग्नीज ऑक्साइड
मैग्नीज में अपचयित हो जाता है। इस अभिक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है या बहुत अधिक ऊष्मा मुक्त होती है और धातु पिघली हुई अवस्था में प्राप्त होती है। अगली अभिक्रिया थर्मिट अभिक्रिया के रूप में है। देखो अगली अभिक्रिया किस रूप में है? थर्मिट में ऊपरी लिख देता हूं, थर्मिट अभिक्रिया। थर्मिट अभिक्रिया इसमें क्या होता है, यहां हमने मैग्नीज का ऑक्साइड लिया, यहां हम आयरन का ऑक्साइड ले लेते हैं Fe2O3 सॉलिड कंडीशन में यानी ठोस अवस्था में। इसको भी एल्युमिनियम अपचय के साथ क्या करते हैं, ये भी सॉलिड स्टेट, इसके साथ इसको गर्म करेंगे तो कंडीशन वही रहनी। यहाँ Mn प्राप्त हुआ तो यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा, लोहा, पिघला हुआ लोहा प्राप्त हो जाएगा, लिक्विड कंडीशन में प्राप्त हुआ। और ये क्या हुआ देखो Al2O3 जो कर, क्योंकि L है O के साथ वही संबंध है Al2O3। तो देखो यहाँ L के कितने हैं, 2, तो यहाँ 2 लगा, यहाँ 2 लगाते ही O के 3 है, 3 Fe के 2, Fe के भी 2 लगाने, ठीक है। Fe के 2 हो गए, O के 3 है, L के। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया, क्योंकि जो ये पिघला हुआ जो लोहा प्राप्त हुआ ऊष्मा इसमें भी मुक्त होती है। ये जो पिघला हुआ लोहा प्राप्त हुआ है, क्या हुआ है, जो ये पिघला हुआ लोहा प्राप्त हुआ है, ये ही क्या है, ये रेल की पटरियां, जो रेल की पटरियां होती है, रेल की पटरियों की दरार भरने में, या जो मशीन के जो पुर्जे होते हैं, मशीनी पुर्जों की दरारों को भरने में या जोड़ने में इसका उपयोग किया जाता है। इस कारण इसको हम क्या बोलते हैं, थर्मिट अभिक्रिया। ये जो 3 बड़ी अभिक्रिया थी, इसमें धातु ऑक्साइड को किस में बदला गया। सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रिया ये है कि थर्मिट अभिक्रिया क्या है, इसका रासायनिक समीकरण तथा उपयोग बताइए। तो क्या कहोगे थर्मिट अभिक्रिया में, कि जब आयरन ऑक्साइड को एल्युमिनियम के साथ गर्म किया जाता है तो आयरन ऑक्साइड आयरन में अपचयित हो जाता है। इस अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा मुक्त होती है, अतः लोहा पिघली हुई अवस्था में प्राप्त होता है। अतः लोहा पिघली हुई अवस्था में प्राप्त होता है, और लोहा जो पिघली हुई अवस्था में प्राप्त होता है, इस लोहे का उपयोग रेल की पटरियों तथा मशीन के पुर्जों की दरारों को जोड़ने में किया जाता है। इस कारण इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, थर्मिट अभिक्रिया। शुरू से हमने क्या पढ़ा, धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन पढ़ा। क्या पढ़ा, धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन पढ़ा। और धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन करते हैं, इसके लिए हमें क्या चाहिए, अपचयक चाहिए। आपको अपचयक तो बहुत बताए थे, किंतु मुख्य रूप से 2 अपचयक Al और Ca को याद रखना बताया था, एल्युमिनियम और कोक को, जो दोनों काम ले रखे। वैसे यहां अपचयक के रूप में K, Na, Mg, Ca ये भी काम आ सकते हैं, किंतु अपने को कौन सा लेना, सिर्फ Al और C को लेना, क्योंकि इन्हीं के रूप में अपनी अभिक्रिया। इसमें Zn को कोक के साथ किया तो Zn प्लस CO आया। फिर हमने मैग्नीज ऑक्साइड को एल्युमिनियम के साथ क्या किया, अपचयन किया, मान लो गर्म किया तो MnO2 Mn में अपचयित हो गया और Al2O3 बन गया। बाहर क्या निकल गई, ऊष्मा। अब यहां संतुलित किया था तो L के 2 लगाए, Mn के 3 लगाए, यहाँ 4 लगाए, यहाँ 3 लगाए। ये तो इस संतुलित करने का तरीका था। अब देखो ये अभिक्रिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आयरन ऑक्साइड को एल्युमिनियम के साथ गर्म करते हैं तो एल्युमिनियम के साथ गर्म करते हैं, जब आयरन ऑक्साइड को एल्युमिनियम के साथ गर्म करते हैं तो आयरन ऑक्साइड आयरन में अपचयित हो जाता है और इस अभिक्रिया में अत्यधिक ऊष्मा मुक्त होती है, जिससे लोहा होता है यानी धातु है वो पिघली हुई अवस्था में प्राप्त होती है। इसका उपयोग रेल की पटरियों तथा मशीन के पुर्जों की दरारों को जोड़ने में किया जाता है, भरने में या जोड़ने में किया जाता है। इसी कारण ये अभिक्रिया कौन सी है, थर्मिट अभिक्रिया। क्वेश्चन कैसा आता है कि थर्मिट अभिक्रिया क्या है, इसका रासायनिक समीकरण लिखिए।
आज आपको जो टॉपिक कराया है एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आएगा। या तो क्वेश्चन आएगा निस्तापन तथा वर्जन में अंतर। वर्जन में अंतर भी पूछ सकता है और अलग अलग परिभाषाएं पूछ सकता है, क्वेश्चन तो एक ही माना जाए। या तो क्वेश्चन बनेगा निस्तापन या वर्जन में अंतर लिखिए, पहला क्वेश्चन, या उस क्वेश्चन को दूसरे रूप में पूछे निस्तापन किसे कहते हैं या वर्जन किसे कहते हैं, उनके रासायनिक समीकरण। दूसरा क्वेश्चन आएगा थर्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं, यानी थर्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं तो कम आएगा, ऐसे आएगा थर्मिट अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा इसका उपयोग बताइए। कि थर्मिट अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखते हुए इसका उपयोग बताइए। याद ये स्टेप रखने आपको, एक अभिक्रिया, 2, 3, ठीक है। ये अपना कौन हुआ, सक्रियता श्रेणी के मध्य में आने वाली धातु का धातु निष्कर्षण। अब अपने एक बचा है सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आने वाली धातु का धातु निष्कर्षण। उसमें एक विधि है विद्युत अपघटनी विधि, आगे चलेगी, उसमें क्या विद्युत अपघटन और विद्युत अपघटनी विधि आएगी। वहां पर जो क्वेश्चन बनता है वो विद्युत अपघटनी विधि पर ही बनता है। किस पर बनता है, विद्युत अपघटनी। धातु का परिष्करण अलग से टॉपिक है, धातु का परिष्करण वो है। और फिर अपने जो एक के लेसन में पढ़ के आए थे और ये भी लिखा था कि विस्तार से अध्ययन 3 के लेसन में करेंगे, तो वो सक्सारण के बारे में भी पढ़ेंगे। वो कल वाले वीडियो में हो जाएंगे, सक्सारण हो जाएगा और सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आने वाली धातु का धातु निष्कर्षण और धातु का शुद्धिकरण कौन सी विधि से, विद्युत अपघटनी विधि से। आज के लिए ये 2 क्वेश्चन है, निस्तापन और वर्जन में अंतर, या ये पूछे निस्तापन किसे कहते हैं, वर्जन किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण लिखिए। या ये पूछेगा थर्मिट अभिक्रिया क्या है, या थर्मिट अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखते हुए इसका उपयोग बताइए। या ये पूछ लेगा कि कोई 2 अपचायक बताइए, तो कौन है, एल्युमिनियम और सी, ठीक है, कोक और एल्युमिनियम। आज के लिए इतना काफी है, आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।